हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पीवीटीएस डायग्राम जो देख सकते हो आप एग्जाम में कितना पूछते हैं। आप देखिए, पीवीटीएस डायग्राम कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो उसके पीवीटीएस डायग्राम कांस्टेंट प्रेशर का पूछा है, आइसोथर्मल का पूछा है, आइसेंट्रोपिक का पूछा है, हाइपरबोलिक पूछा है, और ठीक है आइसेंट्रोपिक हो गया ना। तो इतने पीवीटीएस डायग्राम हर साल पूछते ही पूछते हैं। तो इस वीडियो में हम पीवीटीएस डायग्राम सारे प्रोसेसेस के डिस्कस करने वाले हैं। प्लस मैं आपको इस वीडियो में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझाने वाला हूँ, डिराइव एक्सप्रेशन और वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। ये भी आपको मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखोगे तो वीडियो के एंड में आपको इतनी जो चीज़ है पीवीटीएस डायग्राम सबके आपको पता चल जाएंगे। प्लस आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का जो डेरिवेशन है वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। और एक एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको दिख रही है, डिराइव इक्वेशन ऑफ वर्क और हीट का भी मैं आपको आइसोथर्मल का साथ साथ बता ही देने वाला हूँ। यानी आप देख सकते हो आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं इंपॉर्टेंट के। 23 से लेके आपके यहाँ तक देखिए 37 तक के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाने वाले हैं एक ही वीडियो में। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो भी मैं बोल रहा हूँ उस हर एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनना। बहुत इजी टॉपिक है और स्कोरिंग है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो वीडियो है वो मिनिमम 2 से लेके मैक्सिमम देखिए 4+ ही जाने वाला है, 4+ ही जाने वाला है। बट हम थोड़ा लालच नहीं करते, हम 4 मार्क्स तक एज्यूम करते हैं। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि कम से कम पूछेगा, अगर नसीब खराब निकला तो। क्योंकि देखिए पीवीटीएस डायग्राम तो पूछ नहीं वाले, वो तो आने ही वाला है एग्जाम में। और हाँ, ये आइसोथर्मल वर्क डन का भी बहुत बार पूछते हैं। आप देख सकते हो ना, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल, वर्क वर्क देखिए आप आइसोथर्मल का कितनी बार पूछते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 6 पेपर मैंने यहाँ पे लिखे हुए। 6 में से आप सोच सकते हो 5 आउट ऑफ 6, 6 में से 5 पेपर में तो पूछे ही पूछे है ये क्वेश्चन। यानी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि इस बार ये आने वाला है कि नहीं आने वाला। और आएगा तो सीधा 4 मार्क के अंदर आएगा। आप देखो 3 मार्क में पूछा है, देखो ये 4 मार्क 4 मार्क, यानी उसका पॉसिबिलिटी भी 4 मार्क में है। ठीक है, और ये जो जो स्टूडेंट ये पहली बार देख रहा है, ये जो पीडीएफ आपको आपके सामने दिख रही है, ये थर्मोडायनामिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाई है। टॉपिक वाइज मस्त बांटा हुआ है सब कुछ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक के अंदर टिक कर लेना। पीडीएफ जो है उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, तो आपको बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा। 50+ स्कोर करना है, यानी 50+, यानी जो मार्क्स कटिंग के बाद वाला की बात कर रहा हूँ, है ना। 50+ अगर मार्क्स लाना है आपको, नॉट आउट ऑफ 70, है ना, नॉट आउट ऑफ 70 में 70 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 70 मार्क्स में से कुछ मार्क्स कम हो गए ना इस बार, उसमें से बोल रहा हूँ, है ना, वो वाले मार्क्स। ओके, उसमें से 50+ अगर इस पीडीएफ को अच्छे से करते हो तो ठीक है। तो जो सबसे, और ये आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन जो एम है ना वो ये है, क्योंकि मैं आपको क्या, मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हो कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 मार्क के सम कराऊंगा, 7 मार्क के प्रूफ कराऊंगा। और वो प्रूफ के लिए मुझे ये प्रोसेस आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, समझाने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि वो अगर मैं डायरेक्टली समझाने जाऊँगा तो इतना मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए वो प्रोसेसेस पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ऑटो साइकिल डीजल साइकिल के जो प्रूफ है, कहाँ गए ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के जो प्रूफ, वो मैं आपको ये रहे देखो 7 मार्क्स में। ठीक है, 7 मार्क्स के अंदर आपको दिख रहे होगे। ओके, हाँ देखिए आपके लिए मैंने एक्चुअली 2 पीडीएफ बनाई है। देखो मार्क्स वाइज भी बांटा हुआ है, तो वो भी, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, और ये टॉपिक वाइज बांटा हुआ है। आपको जो भी सूटेबल लगे आपके लिए, जो आपको अच्छा लगे, उस वही पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। दोनों कर लेना। तो 7 मार्क्स के हिसाब से देखिए यहाँ पे मैंने बांटा हुआ है, देख सकते हो ना, 7 मार्क्स के हिसाब से। 7 मार्क्स में आप ज़्यादातर देखोगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना वो ये 2 पढ़ रहे हैं। तो इसके दोनों के भी वीडियो बैक टू बैक आने वाले हैं। इसके बाद मैं ये वीडियो नंबर 2 में ये वाला कवर करूँगा, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। और इसके बाद वीडियो नंबर 3 में मैं ये जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल कवर कर दूंगा। तो आपकी जो, अगर एग्जाम में 7 मार्क्स आते हैं तो 7 मार्क्स आप ला सकते हो। प्लस जो आज का वीडियो मान सकते हैं कि 2 नहीं 4 नहीं बट 3 तो ला सकते हो ना, तो 10 मार्क्स, यानी आपकी 10 मार्क की तो ऐसे ही आराम से तैयारी हो जाएगी सिर्फ 3 वीडियो देख के। समझ रहे हो? तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस।
तो आपको दो डायग्राम बनाने हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का दूसरा नाम जो है आपको दिखेगा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा भी लिखते हैं, इसका मतलब यही होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आपको पूछी। तो पीवीटीएस डायग्राम आपको अगर बनाना है, अगर आपको पीवीटीएस डायग्राम बनाना है तो आप क्या करिए, पहले ये देखिए वर्टिकल जो वाई एक्सिस है उस पर पी बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल पे वी बना लीजिए, और दूसरा एक डायग्राम हमें और एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को। ओके, थोड़ा कंप्यूटर पे है तो इतना सीधा लाइन आपको दिखेगा नहीं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वर्टिकल पे टी और एस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे टी एस डायग्राम। तो दिस इज अवर पीवी डायग्राम। ओके, दिस इज पीवी डायग्राम एंड दिस इज टी एस डायग्राम। ओके, इस पे मैं अभी बनाने वाला हूँ ना, अभी तो बनाया भी नहीं है मैंने। चलो, कोई भी प्रोसेस को डायग्राम में बताने से पहले उस प्रोसेस में क्या होता है वो आप पता कर लीजिए। देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम को आपको कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को चेंज नहीं करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टैंक एज्यूम कर लेते हैं। देखिए, एक टैंक एज्यूम करते हैं, इसके अंदर अपने भर देते हैं गैस। एक गैस हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, कोई ना कोई गैस फिलअप किया हुआ है और उसको हर जगह से बंद है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो प्रेशर गेज रखिए आप। प्रेशर गेज क्या करेगा भाई, प्रेशर मेजर करेगा कि प्रेशर कितना है। ओके, वो आपको माप के देगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा वो यहाँ से पता चल जाएगा। साथ साथ आप थर्मोमीटर भी डाल के रखिए, जिससे आपको टेम्परेचर पता चलता जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ओके, अब आपका काम ये है कि आप इसको हीट कीजिए। ठीक है, आप इसको हीट कीजिए। अब जब हीट आप ऐड करते हो ना तो क्यू इन बोला जाता है, जिसको हीट को क्यू बोलते हैं। तो हीट सप्लाई कर रहे हो। ओके, अभी देखिए वॉल्यूम यहाँ पे क्या रह रहा है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, हीट सप्लाई कर रहे हो। और एक चीज़ आप याद रखो, चलो ये मैं हीट वाला बात में बताता हूँ आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो हीट की मैं बात कर रहा हूँ ना। हीट सप्लाई करते हैं, हीट रिजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है एंट्रोपी पे। ओके, चलो, अगर मैं हीट सप्लाई करूँगा तो जनरली क्या होता है, जो मोलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो एक्सपांड होने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो इसको एक्सपांड होने की जगह क्या है, बंद है, वो एक्सपांड हो नहीं सकेगा। तो एक्सपांड हो नहीं सकेगा तो क्या होगा, तो दो चीज़ होगी, उसका प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, आपको वहाँ पे प्रेशर गेज यहाँ पे लगा है उस पर नज़र आएगा कि प्रेशर उसका बढ़ रहा है, प्लस टेम्परेचर जो थर्मोमीटर लगाया होगा उस पर भी आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, तो दो चीज़ यहाँ पे हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ये बताना है तो कैसे, देखिए सबसे पहले हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये स्टेट नंबर 1 है। देखिए जो पॉइंट बनाया 1 बनाया यानी वो स्टेट 1 है। स्टेट 1 कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको आप वाई एक्सिस पे ले जाओगे तो आपको मिलेगा प्रेशर P1, और एक्स एक्सिस पे ले जाओगे तो आपको मिलेगा वॉल्यूम V1। तो अभी इनिशियल स्टेट क्या है, P1 V1। अब आपने क्या किया, हीट सप्लाई किया। अब हीट सप्लाई किया तो क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, नहीं वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, वर्टिकल की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे समथिंग मान लेते हैं यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो 1 to 2, तो 2 पॉइंट पे क्या हुआ आप देख सकते हो, इसका फाइनल प्रेशर क्या हुआ, P2। इनिशियल प्रेशर था P1 और प्रेशर बढ़ के P2 हो गया। वॉल्यूम का क्या हुआ, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम 2 पॉइंट पे भी आप नीचे ऐसे वाई पे उतरोगे, एक्स पे उतरोगे सॉरी, तो V1 V2 भी यहीं पे आ रहा है ना, तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। तो देखिए पीवी डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। ओके, अब बात करते हैं टीएस डायग्राम की। तो देखिए टेम्परेचर तो मैंने बढ़ने का बता दिया ना, अब बात करते हैं यहाँ पे एंट्रोपी दिया हुआ है, एंट्रोपी पे क्या असर होगा। तो जब भी आप किसी को, ये चीज़ अब मैं लिख रहा हूँ ना वो आप याद रख लेना, बहुत सिंपल चीज़ है, हीट के लिए खास याद रखना कि जब आप हीट सप्लाई करते हो, जब भी आप सिस्टम में हीट सप्लाई करते हो तो एंट्रोपी बढ़ता है, और जब आप सिस्टम में से हीट ले लेते हो या हीट रिजेक्ट करते हो, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, हीट एब्जॉर्ब करते हो या सिस्टम हीट दे देता है अपनी, रिजेक्ट करता है, तो एंट्रोपी कम हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख लो ना कि यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हो कि हीट रिजेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एंट्रोपी भी बढ़ेगा। तो मान लेते हैं पहले टेम्परेचर 1 है,
कैसे पता चलेगा टेम्परेचर 1 है? देखिए यहाँ पे चले जाओ, इसका टेम्परेचर T1 और उसके एंट्रोपी मान लेते हैं कि S1 है। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, तो दोनों साथ साथ बढ़ाना है आपको। देखो एंट्रोपी भी बढ़ रहा है, एक्स से पता चल रहा है, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वाई से पता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कर्व आएगा और यहाँ पे 2 नंबर ये फाइनल स्टेट पे पहुँचेगा। फाइनल स्टेट पे आप देखोगे कि उसका टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया होगा, D2, और उसका एंट्रोपी बढ़ के क्या हो गया होगा, S2। ठीक है, तो देखिए ये बन गया हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम का PVTS डायग्राम। ठीक है, समझ आ रहा है ना? चलो अब हम एक नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सेकंड प्रोसेस हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। चलो अब सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है, तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यानी P इज इक्वल टू सी। इसका दूसरा नाम जो है आइसोबैरिक। ओके, आइसोबैरिक प्रोसेस। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं आइसोकॉरिक और बैरिक में, ये दो नाम जो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं ना, कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आइसोकॉरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर, या आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ नहीं आ रहा। तो आपको प्रेशर जो है ना, प्रेशर का यूनिट आपको पता है, प्रेशर का यूनिट क्या रहता है, बार रहता है। देखो बार रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके अंदर स्पेलिंग देखोगे ना, तो आइसोबैरिक का बार आ रहा है। तो बार और प्रेशर को आप रिलेट कर देना कि अच्छा प्रेशर का यूनिट बार होता है तो आइसोबैरिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, याद रखने का आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, और जो बची आइसोकॉरिक तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना। ये कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, या कभी कभी मैंने देखा भी है पेपर चेक करते वक्त कि आइसोबैरिक की जगह आइसोकॉरिक लिख देते हैं, आइसोकॉरिक की जगह आइसोबैरिक लिख देते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो याद रखने का एक ट्रिक है, आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को PVTS डायग्राम पे बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको PV डायग्राम बना लेता हूँ ये। ओके, PV, और एक यहाँ पे बना लेते हैं TS। ठीक है, ये क्या हो गया, TS। चलो TS डायग्राम बन गया। ओके, अभी इसमें होता क्या है आप समझ लीजिए। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, देखिए एक सिलेंडर ले लेते हैं भाई। अब सिलेंडर के अंदर पहले से कुछ ना कुछ या तो गैस भर दो या एयर तो है ही हमारे पास, तो सिलेंडर को बंद कर दीजिए एक पिस्टन से। ये पिस्टन कैसा होगा, मूवेबल होगा, अप एंड डाउन हो सकता है ये। ठीक है, ये पिस्टन अप एंड डाउन हो सकता है, ऊपर नीचे, ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर भरा हुआ है हमने गैस। ठीक है, अब इसके ऊपर रखा हुआ है हमने वेट। अभी वेट हम चेंज नहीं कर रहे, अगर वेट चेंज नहीं कर रहे हो यानी इस पर कॉन्स्टेंट प्रेशर है, इस पे जो प्रेशर है वो कैसा है, कांस्टेंट है। वेट चेंज करोगे, देखो वेट आप बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, वेट कम करते जाओगे तो प्रेशर कम होगा, पर ऐसा तो हम कुछ करने वाले हैं नहीं, तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहने वाला है। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट कर रहे हैं। अभी हीट करोगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे क्यू अंदर जा रहा है, हीट सप्लाई होगा। तो चलो, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है और हीट सप्लाई करोगे, तो देखो जब भी हीट सप्लाई करते हो तो गैस के मॉलिक्यूल एक्सपांड होने की कोशिश करता है। अब एक्सपांड होने के लिए पहले वाले आगे वाले केस में तो जगह उसके पास थी नहीं ना, जो मैंने यहाँ पे सिलेंडर वाला बताया था, तो सिलेंडर का वॉल्यूम फिक्स था, वो एक्सपांड नहीं होता इसलिए। बट यहाँ पे पिस्टन क्या मूवेबल है, तो जैसे गैस एक्सपांड होगा तो पिस्टन ऊपर ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर गैस को जगह मिल रही है यानी वो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट नंबर 1 और वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बतानी है आपको, कैसे बताएंगे, तो मान लेते हैं भाई ये सिस्टम जो है कोई स्टेट 1 पे है, तो स्टेट 1 क्या है, उसका प्रेशर P1 रहेगा, और आप अगर नीचे उतारोगे उसका x पे तो उसका वॉल्यूम आपको V1 मिलेगा। जब आप हीट सप्लाई करोगे तो होगा क्या, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो मान लेते हैं 2 तक बढ़ा ऐसा। ठीक है, तो ये 1 to 2 गई हमारी प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या हुई, कांस्टेंट। इसके ऊपर लिख देते हैं ना P इज इक्वल टू सी। अच्छा, इसके ऊपर भी अपने लिख देते हैं, ये जो लिखा है ना यहाँ V इज इक्वल टू सी लिखने का, यहाँ भी V इज इक्वल टू सी लिखना है। इससे क्या पता चलता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये P इज इक्वल टू सी है।
तो आप देखोगे कि वॉल्यूम क्या बन गया, V1 से V2 बन गया। और ये आप अगर Y पे उतारोगे इसको तो प्रेशर P1 और P2 सेम जगह ही मिल रहा है, यानी प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है। तो देखो ये कांस्टेंट प्रेशर P1 पे हो गई। अभी बात करते हैं TS डायग्राम। तो TS डायग्राम कैसे बनेगा आप देख लीजिए। वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, P1 V1 बाई T1 करिए इक्वल टू P2 V2 बाई T2 करिए। अभी इसमें से कांस्टेंट क्या है, तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो आप इसको हटा दीजिए भाई, है ना। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 आ रहा है कि नहीं, इक्वल टू C। ओके, यानी अगर आप ऐसा बिना नंबरिंग से लिखो तो V बाई टी इज इक्वल टू सी, तो V इज इक्वल टू सी टी। अगर कांस्टेंट को हटा दो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। समझ रहे हो, सीधा सीधा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यानी यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और हीट सप्लाई कर रहे हो कि रिजेक्ट कर रहे हो, अगर हीट सप्लाई करते हो तो एंट्रोपी क्या होता है, याद करिए, हीट सप्लाई करते हो तो एंट्रोपी बढ़ता है, हीट रिजेक्ट करते हो तो एंट्रोपी कम होता है। यहाँ पे सिस्टम में आप हीट सप्लाई कर रहे हो कि नहीं, तो एंट्रोपी बढ़ेगा ना, तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है ये मैंने बताया ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ने का कैसे होता है, तो आपको देखो ये प्रूफ करके थोड़ा बहुत बताया मैंने, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आपको सेम ये ऊपर जैसा बनाया ना वैसा ही बनेगा, थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो पहले मान लेते हैं कि इनिशियल स्टेट क्या है, 1 है सिस्टम का, जिसका टेम्परेचर है T1 और एंट्रोपी है S1। अब क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ेगा और एंट्रोपी भी बढ़ेगा, ठीक है। और सिस्टम अपने स्टेट 2 पे आ जाती है। सिस्टम जो स्टेट 2 पे आ जाती है तो उस स्टेट को कैसे बताएंगे, तो टेम्परेचर T2 से बताएंगे और एंट्रोपी S2 से बताएंगे। यहाँ पे एरो बताना पड़ेगा और दूसरा यहाँ पे P इज इक्वल टू C बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। कौन सी प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। चलो फटाफट एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस ले लेते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का दूसरा नाम आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं पता तो सुन लीजिए, वहाँ पे बार बार लिखा हुआ है, देखो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो सेम हीट रहने वाला, तो ऐसा सिंपल अगर उसका मीनिंग निकाले तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला, इसमें क्या रहता है, T इज इक्वल टू सी रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज नहीं होता, बराबर कि नहीं। चलो बात करते हैं PV और TS डायग्राम की। तो यहाँ पे बना लेते हैं PV और दूसरा हमारा ग्राफ रहेगा। ये सब आपको काम लगेगा जब मैं आपको ऑटो साइकिल डीजल साइकिल समझाऊंगा, तब आपको ये सारी चीज़ वापस काम लगेगी। इसलिए इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए इसको बहुत ही ध्यान से एंड तक देखिए। चलो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट सप्लाई हो रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ 1 नंबर का पॉइंट अगर यहाँ पे होगा, यानी 1 नंबर का स्टेट है ना, थर्मोडायनेमिक की भाषा में उसको स्टेट बोला जाता है, जिसका टेम्परेचर T1 है और एंट्रोपी S1 है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं कम होगा, बट हाँ हीट आप दे रहे हो तो एंट्रोपी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो एंट्रोपी तो बढ़ेगा क्योंकि हीट दे रहे हो भाई, हीट सप्लाई कर रहे हो, है कि नहीं। तो T इज इक्वल टू सी लिख दीजिए और आप देखोगे यहाँ पे एंट्रोपी आपको S2 मिल रही है, ओके, और T1 इज इक्वल टू T2 मिल रहा है। तो ये TS डायग्राम मैंने पहले बना लिया क्योंकि मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट पता था, हीट सप्लाई कर रहे हो तो एंट्रोपी भी बढ़ा दी, ठीक है। अभी बात करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का केस क्या है, तो आप वापस वो बना लो, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 बना लीजिए, जिसमें T1 T2 कैंसिल हो जाएगा। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू, आप PV बोलो इज इक्वल टू C बोलो, इसका मतलब PV इज इक्वल टू C मिला ना अपने को। तो यहाँ पे अगर V को उधर भेजे RHS में तो डिवाइड में चला जाएगा, और अगर कांस्टेंट को हटा दो तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दो। तो ये देखिए सिंबल क्या बन रहा है, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, उल्टा पुल्टा होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, अगर आप प्रेशर, अगर मान लेते हैं एक सिस्टम को इनिशियल स्टेट यहाँ पे है P1 और वॉल्यूम देखो, यानी प्रेशर ज़्यादा है वॉल्यूम कम है, देखो। तो अब होगा क्या,
प्रेशर ड्रॉप होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, या तो उल्टा बोलूँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम इस तरफ बढ़ेगा ना, राइट साइड तो वॉल्यूम बढ़ाना है, और प्रेशर नीचे की तरफ कम होगा। तो देखिए ये वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ मैं, ओके। तो ये यहाँ पे बन गया, ये सिस्टम पहुँच चुका है अपने स्टेट 2 पे, जिसका नाम है स्टेट का नाम है पॉइंट नंबर 2, स्टेट नंबर 2। और उसका प्रॉपर्टी है, देखिए वॉल्यूम है V2, प्रेशर है P2, है कि नहीं। और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू सी लिखेंगे। ये लिख दिया है मैंने, T इज इक्वल टू सी दोनों ग्राफ में, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखिए कितना आसान है ये। तो दिस इज अवर आइसोथर्मल प्रोसेस, या हम दूसरी भाषा में बोले तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। अब एक और प्रोसेस यहाँ पे हम बात करें। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि एग्ज़ाम में हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोला है। तो हाइपरबोलिक अगर आपको पूछते हैं तो आपको ये कांस्टेंट टेम्परेचर ही ड्रॉ करनी है। क्लियर हो गया। तो हाइपरबोलिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद एक और प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एंट्रोपिक यानी क्या हो जाएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा भाई। तो एंट्रोपी कांस्टेंट, इसीलिए इसका नाम क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ओके। तो मैं थोड़ा यहाँ पे प्रोसेस लिख देता हूँ, है ना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसके अंदर S इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि एंट्रोपी कांस्टेंट कब रहेगा। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाई थी कि नहीं, ऊपर देखो ये वाली चीज़ समझाई थी कि नहीं, कि अगर मैं हीट सप्लाई करता हूँ तो एंट्रोपी बढ़ती है, अगर सिस्टम से हीट निकाल लेता हूँ तो एंट्रोपी कम होती है। बट या एंट्रोपी कम भी नहीं हो रही, ज़्यादा भी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि सिस्टम में ना हीट का सप्लाई हो रहा है ना सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है, यानी सिस्टम में हीट एडिशन हीट रिजेक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी Q इज इक्वल टू 0 आएगा। ये आप ध्यान रखना, बहुत काम लगेगा ये चीज़। चलो बात करते हैं PVTS डायग्राम की, ठीक है। PVTS डायग्राम, तो ये है हमारा PV डायग्राम का, और दूसरा हमारा बनेगा TS डायग्राम, ठीक है, TS डायग्राम, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, यानी एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। एंट्रोपी अगर कांस्टेंट रहेगा तो अगर मान लेते हैं सिस्टम का 1 नंबर का पॉइंट जो है स्टेट 1 है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर मैं T1 बोलूँ और फाइनल टेम्परेचर T2, तो हीट सप्लाई नहीं हो रहा, हीट रिजेक्ट नहीं हो रहा, तो एंट्रोपी तो कांस्टेंट रखेंगे ना। बट हाँ टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट एंट्रोपी रखेंगे तो बढ़ेगा, ऐसा मान लेते हैं। उल्टा भी बना सकते हो, नीचे से 1 से 2 बना सकते हो, ऊपर से भी 1 से 2 बना सकते हो, बट जैसा आप यहाँ पे फॉलो करते हो ना वैसे PV डायग्राम में भी फॉलो करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाया है मैंने, है ना, बढ़ता हुआ दिखाया है, तो फिर बाजू में भी उसी तरह आपको बनाना पड़ेगा, है ना। अच्छा ये देखो, ये T2 थोड़ी आएगा, ये आएगा S1, ओके, S1, और S2 भी यहीं पे आएगा, तो S1 इज इक्वल टू S2 लिख देते हैं भाई। और बात करते हैं वॉल्यूम और प्रेशर की, तो वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्यों बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, है कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हमारा सिस्टम का जो स्टेट था वो मान लेते हैं कि कोई वॉल्यूम V1 पे था, और यहाँ मान लेते हैं कोई प्रेशर P1 पे था। फिर जब सिस्टम स्टेट 2 पे पहुँचा तो उसका वॉल्यूम बन गया V2, देखो वॉल्यूम कम हो गया, है कि नहीं, और प्रेशर बढ़ गया, यानी प्रेशर और वॉल्यूम पहले से ही वैसा वर्षा रहते हैं, समझ रहे हो। तो बस इस केस में ना, आइसेंट्रोपिक के केस में और ये कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में, ठीक है। तो देखिए ये, और अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए है PV रेस टू गामा इज इक्वल टू सी, गामा ऐसा सिंबल बनाते हैं। कैसे लिखते हैं, PV रेस टू, ये मेरा V देखिए यार थोड़ा गामा जैसा है, आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है। PV रेस टू गामा इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे भी PV रेस टू गामा इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हो, या S इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हो, इस प्रोसेस का दोनों नाम लिख सकते हो आप, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का भी पीवी और टीएस डायग्राम बन चुका है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है ना। तो देखिए अभी कितने क्वेश्चंस कवर हो गए पहले देख लीजिए आप। कहाँ गया हमारा। तो देखिए जो प्रोसेसेस वाले थे ना, कितने क्वेश्चंस कवर हो गए यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये 23-24 मैंने कवर कर दिया आपके लिए, अगर एग्जाम में ये आए तो आप कर सकते हो। ये कांस्टेंट प्रेशर वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी एक्सप्रेशन डिराइव नहीं किया। पीवीटीएस डायग्राम देखिए आइसोथर्मल का हो गया, आइसोकोरिक का भी हो गया, यानी ये वाला भी मैंने करा दिया। पीवीटीएस डायग्राम कांस्टेंट प्रेशर हाइपरबोलिक मैंने बोल दिया ना, आइसोथर्मल ही है तो वो भी हो गया। आइसोथर्मल को पीवीटीएस डायग्राम पे बताइए, आइसोथर्मल को पीवीटीएस डायग्राम पे बताइए। ये रहा हाइपरबोलिक, ठीक है। तो देखो कितने एक ही साथ में हमारे कितने सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो गए, उसका सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिया। देखा। अब एक लास्ट काम बाकी है, वर्क डन का एक्सप्रेशंस बनाते हैं आइसोथर्मल के लिए। अभी आइसोथर्मल को आप तो याद ही होगा, ये वाला आइसोथर्मल आपको दिख रहा है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो चलो ये वाला जो हिस्सा है ना मिटा देते हैं, तो वो मुझे वो ग्राफ है ना वापस ना बनाना पड़े, ठीक है। उतना टाइम भी बच जाएगा अपना, बराबर कि नहीं बराबर। चलो तो अभी यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस करना है। अभी कांस्टेंट टेम्परेचर में मैंने आपको क्या बोला था, देखिए सबसे पहले कांस्टेंट टेम्परेचर में आपको वो रिलेशन बनाना पड़ेगा, पीवीटी रिलेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीवीटी रिलेशन। P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, जिसके अंदर आपको भी पता है कि T1 इज इक्वल टू T2 है, तो आपको पता है कि ये कैंसिल हो जाएगा, T1 और T2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या बनेगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। और अगर इसको बोले तो PV बोल सकते हैं ना, एक कॉमन नाम बोले तो PV। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो PV है ना, PV इज इक्वल टू P1V1 बोल देते हैं। ये वाला देखिए पहला बार और लास्ट वाला। अभी मैं ये क्यों ले रहा हूँ ना, मैं आपको बताऊँगा। मैं यहाँ P का आंसर निकाल लेता हूँ। पी का आंसर मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे पहले से एक चीज़ पता है जो आपको शायद नहीं पता, कि पी का सर ने आंसर क्यों निकाला। तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला किसका बनाना है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है ना, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि मुझे क्या पता था वैसी चीज़ जो आपको नहीं पता थी, तभी तो आपको पता चलेगा ये चीज़ मैंने क्यों की, पी वाली, ठीक है। तो वर्क डन का जो WD इज इक्वल टू रहता है, वर्क डन का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो वो आपको पहले ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्क डन होता है PdV, है ना, इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV ये रहता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ना P, इस P को हटाने के लिए मैंने वो लेके आया, P इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला लेके आया मैं, ठीक है, ऊपर से रिलेशन लेके आया। तो P की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, ये वाला P1V1/V, P1V1/V dV। अभी देखिए इसके अंदर वेरिएबल क्या है, ये जो dV दिख रहा है ना, इंटीग्रेशन में dV है, यानी V वेरिएबल है, यानी V को मैं बाहर नहीं निकाल सकता। बट P1V1 तो वेरिएबल नहीं है। बोले सर ये V तो वेरिएबल होगा ना, क्योंकि dV है तो V आएगा। नहीं भाई, ये V नहीं है, ये V1 है। V1 और P1 क्या है, देखिए ये है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे P1 और V1 ये फिक्स है। सिस्टम पीछे कहीं पे भी चली जाए, यहाँ से 1 से लेके कहीं पे भी चली जाए, बट वो 1 पॉइंट तो वहीं रहेगा। अगर वो 1 पॉइंट यहीं रहेगा तो उसका P1 और उसका V1 तो वहीं रहेगा ना भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब वो प्रोसेस कैसी भी हो, क्या भी बने, कुछ भी बने, बट वो पॉइंट वहीं रहेगा। अगर वहीं रहेगा उसका मतलब उसको तो फिर कांस्टेंट बोलेंगे ना, वो तो चेंज होने वाला है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए P1 और V1 इंटीग्रेशन के बाहर आ चुके हैं और अंदर खाली बचा है dV/V। और आपको भी पता है इंटीग्रेशन होता है dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है कि नहीं होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, दिस इज़ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। जिसको भी नहीं पता वो आज याद रख लीजिए भाई, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे P1V1 क्या हो जाएगा, log क्या हो जाएगा, log V हो जाएगा और E लगाना पड़ेगा। अच्छा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी लगानी पड़ेगी। ये हो गई अपर लिमिट और नीचे लगा ली लोअर लिमिट। अब इसके बाद क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे होगा, देखो लॉग ये V2, ये अपर लिमिट लगा ली, माइनस लॉग E V1,
ये लोअर लिमिट लगा ली। देखो 2 पॉइंट पहले V2 लगा दिया माइनस V1 लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, और आपको भी पता है लॉग आपने फर्स्ट सेम के अंदर पढ़ा था कि नहीं, जब माइनस होता है लॉग लॉग के बीच में माइनस होता है तो लॉग के अंदर की जो वैल्यूज होती है वो डिवाइड में चली जाती है, V2/V1 हो जाता है। तो भाई बन गया हमारा आइसोथर्मल का डेरिवेशन, वर्क डन का इक्वेशन फॉर्मूला। तो ये बन गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, दिस इज ओके। ये है हमारा फॉर्मूला, ये है। अच्छा, इसको 4 तरीके से लिख सकते हैं। ये पहला तरीका है ना, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सॉरी नॉट P2, P1V1 लॉग। अब V2/V1 के जगह पे भी हम कुछ लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया था ना, ये वाला देखिए, ये वाला अपने लेके आते हैं। ये P1/V1 इक्वल टू P2V2 यहाँ साइड पे कर, देखो जो भी साइड पे कर रहा हूँ ना वो एक्स्ट्रा वर्क है, वो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो यहाँ पे P1 और P2 को मैं RHS से लेके नीचे उतार रहा हूँ LHS में, ओके। तो P2 आ गया और V2 वहीं पे, V1 में यहाँ पे RHS में ले जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या बना, V2/V1 इज इक्वल टू क्या बना, P1/P2 मिला कि नहीं। तो ये एक नया वाला मिला। तो ये आपको अंदर V2/V1 दिख रहा है ना, वहाँ आपको क्या करना है, P1/P2 करना है। तो एक और फार्मूला बन गई भाई इसी की। चलो एक इसके बाद एक और एक्स्ट्रा चीज़, ये जो P1V1 आगे लिखा हुआ है ना, तो P1V1 को क्या लिखते हैं, P1V1 का एक और फार्मूला है MRT1, याद करो ये। P1V1 इज इक्वल टू क्या होता है, MRT1। तो P1V1 के जगह पे मैं लिख देता हूँ MRT1, ठीक है। तो log E, पहला ये V2/V1 वाला ऊपर वाला लिख रहा हूँ मैं। तो ये फार्मूला नंबर 3 बन गया कि नहीं। और उसी तरह अगर मैं MRT1 log टू द बेस E V2/V1 के जगह पे मैं लिख रहा हूँ P1/P2, तो ये फार्मूला नंबर 4 बन गया। तो 4 वर्क डन के फार्मूला मैंने बना के दिखाया आपको, किसके, आइसोथर्मल प्रोसेस के, है कि नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बात करते हैं हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई आपको फाइंड करना है ना, हीट सप्लाई। ये मैंने बोला था आपको एक्स्ट्रा करवा होगा, बोला था कि नहीं बोला था। देखो वर्क डन का हो गया ना, देखो डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, ये वाला हो गया, ये भी हो गया वर्क डन आइसोथर्मल का, ये भी हो गया वर्क डन वाला। और क्या क्या है वर्क डन, देखिए सारे वर्क डन निकाल लीजिए। और ये भी हो गया वर्क तक, अभी हीट बाकी ना, ये हीट वाला करा देता हूँ। चलो एक छोटा सा पूछा है समर 18 में, इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी लास्ट चीज़ है। तो यहाँ एक हीट के लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक याद होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर प्रोसेस। तो उसके लिए क्या रहता है, फार्मूला जो रहती है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अभी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ना, ST1 इज इक्वल टू, अच्छा ये टेम्परेचर या T इज इक्वल टू C होता है। तो वहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो भाई मुझे ये बताइए, अगर dq इज इक्वल टू, अगर इंटरनल एनर्जी को मैं ये ज़ीरो कर दूँ तो प्लस dw बन जाता है। तो भाई dq मतलब तो फार्मूला क्या बन रहा है, ये माइनस ना लगे ना आपको। dq इज इक्वल टू आपका फार्मूला क्या बन गया, dw बन गया कि नहीं। तो dq के फार्मूला सारे dw के फार्मूला कॉपी करके डाल दो। देखो कुछ मेहनत करनी नहीं थी, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। नहीं तो बोले सर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों करवा रहे हैं। अरे एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा मार्क्स का काम है अपना। तो ये चारों के चारों फार्मूला आपको वापस यहाँ पे कॉपी कर लेने हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे 1 2 3 और 4 सेम फार्मूला, सेम सारे dq के फार्मूला सेम, 4 फार्मूला dq के, क्योंकि dw और dq तो सेम आ गया ना भाई। क्यों सेम आ गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई, टेम्परेचर कांस्टेंट था इसकी वजह से। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो याद रखिए कि इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी, नहीं पता तो फिर अभी याद रख लेना, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखो ये लास्ट वाला हमारा जो हीट वाला इक्वेशन था डिराइव करने का, वो भी मैंने आपको डिराइव कर दिया है। अच्छा मैंने ये भी तो बताया ना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। अच्छा डिराइव नहीं करवाया है ना, ये सब नहीं करा, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तक बताया,
ठीक है। जो क्वेश्चंस है देखिए इंपॉर्टेंट के 3.4 के टॉपिक के, ये ऑलमोस्ट आपका 3.4 टॉपिक कवर कर दिया है। बाकी सम तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे मैंने आपको बोला ही कि पासिंग के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं ये सब। जिसको भी ज़्यादा अच्छा खासा स्कोर करना है ये सब एक्स्ट्रा काम करेगा वो, है ना, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, रैंक लाना है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने करा है उससे स्कोर नहीं आ सकता भाई, 50+ का हमारा भी ये पूरा PDF है, समझ रहे हो। तो 50+ लाना है तो लग जाइए काम पर। देखो पहला एक एक तो काम हमारा हो गया, ये काम तो हमारा हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला तो अच्छे से आपका लर्न हो ही गया होगा। तो फिर बस आज की वीडियो में इतना ही, अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी थर्मोडायनेमिक्स का एग्ज़ाम में तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का मौका दीजिए, वो भी अच्छे खासे स्कोर करेंगे, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ओके। शेयर करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा, सबका नॉलेज बढ़ेगा, अपना भी भला होगा, आपका भी भला होगा, सबका भला होगा, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो और आपको पता नहीं है कि ये चैनल कौन सा है, क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी GTU में हमारे 3rd सेम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए जो भी हमारी विंटर 2020 की जो एग्ज़ाम चल रही है उसकी प्रिपरेशंस हम करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए हैं और कुछ कुछ जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे जैसे जैसे टाइम मिलता है हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, जिससे आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस तो यहीं पे यूट्यूब पे देखते देखते ही लर्न हो जाए और आपको मेहनत कम से कम करनी पड़े और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सारे मेन जो हमारा मकसद है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। बट अभी तो हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हमारा फोकस मार्क्स पे रहेगा थोड़ा, बस एग्ज़ाम तक, है ना। उसके बाद तो फिर आपको एक से एक कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएंगे इस चैनल पे, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ जो भी नए हैं उसको मैं बता देता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।